स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, सिविल सर्विसेज परीक्षा में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि GS पॉलिटी पेपर 2 गेटवे है टू दिस एग्जामिनेशन। और आज इसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की डिस्कशन करने के लिए मेरी टीम में से मेरे टीम मेंबर शशांक त्यागी मेरे साथ हैं। वेलकम शशांक टू दिस सेशन। थैंक यू। शशांक, जब मैं तैयारी कर रहा था आज से करीबन 10 साल पहले, तो पॉलिटी की शुरुआत हम कहीं ना कहीं NCERT किताबों से करते थे और उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत पे मूव करते थे या DD बासु पे मूव करते थे। बट डू यू थिंक आज की डेट में पैटर्न देखते हुए लक्ष्मीकांत या DD बासु जैसी किताबें इनफ हैं? आंसर वुड बी नो। द रीज़न इज हमें अपनी अप्रोच को एग्जाम सेंट्रिक रखना है, सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं। हम PPUA इसको जरा समझ लें। P इज प्रोविजन, यानी कि बुक्स में कुछ प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, राइट। ऑलमोस्ट एवरीवन रेफर्स दैट। तो प्रोविजंस आपके तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद यूपीएससी क्वेश्चंस प्रिंसिपल से पूछ रही है। जैसे कि फेडरलिज्म से पूछा, कंसेप्ट ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछा। अब कंसेप्ट ऑफ स्टेट को उस डिटेल में लक्ष्मीकांत ने डील नहीं किया, तो उसके लिए आपको NCERTs को रेफर करना पड़ेगा। लेकिन पीपी के बाद फिर है यू, मींस अपडेशन। तो क्या स्टैंडर्ड बुक्स आपको जो रेगुलर एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस न्यूज में हैं, क्या वो उनका अपडेशन दे रही हैं? नहीं। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन, क्योंकि GS पेपर 2 में आपको आंसर्स लिखने हैं। बिल्कुल। तो यानी कि स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत, DD बसु, ये 4 पिलर्स में से पहला पिलर वो डेफिनेटली आपका कवर कर रही है, वो इंपॉर्टेंट पिलर है। लेकिन क्योंकि आपको स्कोर करना है, तो उसके लिए जो अदर 3 पिलर्स हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। तो शशांक, ऐसे में एक स्टूडेंट को, मतलब अगर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो इस GS पॉलिटी को अप्रोच कैसे करना चाहिए, गिवन दैट इस सब्जेक्ट की वेटेज बहुत ज्यादा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। जी, तो इसको अप्रोच कैसे करें, ये बताइए आप हमें। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। और डिमांड के लिए 2 स्टेप्स हैं जो 80% स्टूडेंट्स इन माय एक्सपीरियंस नहीं करते। वो है कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। कई बार जैसे आप सिलेबस देखते हैं तो आपको वर्ड्स भी समझ नहीं आते, सोचते हैं फिर इसको हम देखें क्या, जब समझ ही नहीं आ रहा। सही बात है। और दूसरा, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इंडिकेटिव इन नेचर है। जैसे कीवर्ड दे दिया, लेकिन उस कीवर्ड के अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए हमें PYQs को रेफर करना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। तो यानी कि अप्रोच के लिए पहला स्टेप है सिलेबस, और सेकंड आपके PYQs। उसके बाद बेसिक बुक्स को उठाइए, जैसे कि NCERTs। अब NCERT सबको पता है कि हमें रेफर करना चाहिए, लेकिन कितने लोग रेफर करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली डक ऑन दैट। वो कहते हैं कि वो शॉर्टकट कोशिश करते हैं कि चलो हम लक्ष्मीकांत से कर लेंगे। तो ऑन दिस दे मिस ऑन दिस प्रिंसिपल्स पार्ट। जैसे लक्ष्मीकांत में वो फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन जान लेते हैं कि हाँ, इस जगह इस बात का ये मतलब है, लेकिन उस बात के इससे अलग कई मतलब हैं जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी। करेक्ट। तो ऐसे में अप्रोच के लिए हमें सिलेबस, PYQs, NCERTs, स्टैंडर्ड बुक, अपडेशन, आर्टिकुलेशन, तो ये स्टेप्स हैं। जब हम स्टेप से जाएंगे तब जाके विल बी कवरिंग द होल पाथ। तो दोस्तों, शशांक ने बड़ी अच्छी बात बताई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही वो है PYQs। अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस को ठीक से गो थ्रू करें, उसके एक एक कीवर्ड को समझने की कोशिश करें। जी, ठीक है जी। और तब उसके जाके आप रेफरेंसेस उठा के उसको डिटेल में पढ़ें। जी, ठीक है। तो शशांक, स्टैटिक पार्ट तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि मल्टीपल सोर्सेज को हमने रेफर किया। पॉलिटी में अगर मैं मेंस की बात करूं, तो करंट अफेयर्स से लिंक करके सवाल यूपीएससी बहुत पूछती है। एग्जैक्टली। तो पॉलिटी में अपने आप को अपडेटेड कैसे रखें? सबसे पहले आपको सिलेबस का सेगमेंटेशन करना होगा, यानी कि इंडियन पॉलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट सम टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स इंटरलिंक करते हैं, उसी तरीके से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछती है। राइट। तो आपको आसान करने के लिए अपना सिलेबस को एक फोल्डर में अंदर से आप पेस्ट करके रखें, जिससे वो रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। और उसके बाद जैसे आज कोई आर्टिकल आया, अब उसी टॉपिक पे हो सकता है 2 महीने में 3 से 4 आर्टिकल आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप सभी आर्टिकल को आप क्रैम करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स उस पर टाइम देते हैं, समझ में भी आ जाता है एडिटोरियल, लेकिन 2 दिन बाद अगर पूछा जाए कि क्या आपको कुछ याद है उसके बारे में, तो वहां पर वो रिकॉलिंग रेट कम होता है।
फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि यार जब हमने पढ़ा इतना ज़्यादा और तब हमें याद नहीं है तो फिर रोज पढ़ने से फ़ायदा क्या है। फिर वो सोचते हैं यार महीने के एंड पे हम एक करंट अफेयर की मैगजीन लेंगे, उसको रट्टा मारेंगे और काम हो जाएगा। बट दैट्स नॉट द वे। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर क्या है, आपने एक एडिटोरियल देखा तो उसमें से आपने देखा ये किस टॉपिक से अलाइन हो रहा है, कौन से आपको यहाँ पर कीवर्ड्स मिले, उन कीवर्ड्स को एक जगह रख लें। और जब उसी टॉपिक से और आर्टिकल्स आएंगे तो अब कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी टॉपिक से है क्योंकि तो वहां पर जो नए कीवर्ड्स, नए रेफरेंसेस आपको मिले, बस उसको ऐड कर लें एज फुटनोट। तो ऐसे में आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी तैयारी स्ट्रक्चर्ड रहेगी, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। तो चीजों को आप आसान करें। साथ में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है और वो टाइम के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप अपने आप से एक्सपेक्ट करें कि मैंने करंट से ये पढ़ा, स्टैटिक से ये करा तो मैं आसानी से उसको रिलेट कर पाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि शशांक ने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए उसके बारे में बताया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि खासकर पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप जब अखबार पढ़ते हैं तो साथ ही साथ जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, जैसे कि कोई जो रीसेंट जजमेंट्स आपकी न्यूज़ में रही या कुछ ऐसे थीम बेस्ड आर्टिकल्स की लिस्ट, जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि ट्राइबल्स से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। तो इस तरह से आप थीम बेस्ड आर्टिकल्स की लिस्ट भी जो साथ साथ में प्रिपेयर करते रहें। इसी के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल्स का एक भंडार जो है वो तैयार कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं, मतलब यूपीएससी पूछे आपसे कि भाई आरटीआई की अच्छी एग्जाम्पल्स बताइए, ठीक है, या फॉरेस्ट गवर्नेंस के अंदर किसी अच्छी स्टेट की एग्जाम्पल बताइए, तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं स्टडी आईक्यू के जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है उसके अंदर हमने एक डेडिकेटेड मॉड्यूल कमिटीज, कमीशंस, जजमेंट, रिकमेंडेशंस, इन सब पे एक डेडिकेटेड मॉड्यूल बना रखा है। और इसी के साथ साथ अपडेशन जो है करंट अफेयर्स प्रोग्राम की फॉर्म में आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड तरीके से। शशांक, स्टैटिक और अपडेट्स की तो चलो एक बार बात हो गई, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद भी आंसर राइटिंग में स्टक हो जाता है। जी। तो आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले तो कब स्टार्ट करें ये सवाल आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। कई लोग सोचते हैं कि पहले कोचिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद कहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि तब तक हमारे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि हमने नॉलेज गैदर कर ली तो यानी कि अब आंसर तो लिख ही देंगे। बट आंसर राइटिंग इज अ टोटली डिफरेंट गेम। यानी कि सबसे पहले आंसर बिल्डिंग हमें आनी चाहिए। जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, कनेक्शन जो होता है, उसके क्या क्या मायने निकलते हैं। कई बार ये होता है कि एक टॉपिक के बारे में सेम नॉलेज दो स्टूडेंट्स को है, दोनों ने आंसर लिखा लेकिन दोनों के मार्क्स डिफर करेंगे। द रीजन इज क्वेश्चन को समझ हो सकता है किसी एक ने बेहतर तरीके से किया हो, तो आर्टिकुलेशन बेहतर हो गया हो। तो यानी कि वेट ना करें ज्यादा। अगर एक पोर्शन आपका कवर हो गया है, पीवाईक्यू आपने रेफर किया है, तो अटेम्प्ट करें। स्टार्टिंग में हो सकता है इंट्रोडक्शन लिखने में भी प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे पता लग जाएगा। और एग्जाम के टाइम पर आपके पास ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम नहीं होता, ये प्रैक्टिकल है। हमारे दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स भी बन जाती हैं। टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये टेम्पलेट से मेरी इंट्रोडक्शन की, ये कंक्लूजन की, और जैसा कि मोहित सर ने बताया कि एग्जाम्पल्स हमारे पास होने चाहिए रेडी रेफरेंस में से। गवर्नेंस से क्वेश्चन आएंगे तो जो अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अभी चीजें न्यूज में थी, वो आपके पास कलेक्टेड हैं। जैसे स्टडी आईक्यू मॉड्यूल में एक जगह वहां पर हैं, तो ऐसे में आप उनको यूज कर पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि ये लास्ट टाइम की क्रिएटिविटी का गेम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो इवॉल्व होगा। अभी जो फाउंडेशन कोर्स है, जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसी वजह से उसमें ये ऐड किया गया है कि आप जैसी कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आफ्टर दिस लेक्चर आई विल डिस्प्ले वन क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कि यार ये क्वेश्चन है, हमने ये कवर किया है, अब आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो उसके बाद आप बेफिक्र होकर अटेम्प्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं अभी मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ उसके बाद करेंगे, नहीं। अटेम्प्ट कीजिए, सेंड कीजिए टीम को, और आपको वहाँ पर क्वालिटी फीडबैक दिया जाएगा। इसका पर्पस यही है जिससे वो डर है वो निकल जाए, और जब तक ये कोचिंग कंप्लीट होगी तब तक आप कॉन्फिडेंट हो मेंस में स्कोर करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली रैंक तो मेंस और इंटरव्यू से आनी है। प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग स्टेज। करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि स्टडी आईक्यू पहली बार एक फुल लाइव बैच लेकर आ रहा है जिसमें पॉलिटी शशांक सर हमें पढ़ाएंगे। तो शशांक, इस लाइव बैच के अंदर आंसर राइटिंग की तो बात हुई कि जी, हर बच्चा अपने आंसर जो है वो भेज सकता है,
मेंटरशिप की एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो हर बच्चा फेस करता है। जब मैं भी तैयारी कर रहा था मुझे भी था कि कोई मुझे अच्छे से गाइड करे। आई एम श्योर जब आप भी तैयारी कर रहे होगे आपको भी लगता था। तो लाइव बैच के अंदर मेंटरशिप को आपने किस तरीके से डिजाइन किया है? सो पॉलिटी सेगमेंट, हर सब सेगमेंट के लिए हमारे पास डेडिकेटेड मेंटर्स हैं। जैसे कि पॉलिटी वाले सेगमेंट को मैं खुद देखूंगा, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को जो बेसिक प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में हम कौन से सोर्सेज को रेफर करें। जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से कुछ एडिशनल रेफरेंसेस हैं जो आप करें तो और ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी। उसके बारे में आपके कुछ सवाल हैं तो डायरेक्ट आप मेंटोर से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में प्लानिंग कैसे करें, कई स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कि हम डेली प्लान नहीं कर पाते स्टडीज़ को, 1-2 महीना निकल जाता है, फिर लगता है कि हमने 2-3 महीने वेस्ट कर दिए। ऐसा ना हो, इस वजह से ग्रुप मेंटरशिप और 1-to-1 मेंटरशिप आपको स्टडी IQ प्लेटफॉर्म इस लाइव क्लास में देने वाला है। तो शशांक, ग्रुप मेंटरशिप की जब आपने बात करी तो ग्रुप मेंटरशिप के अंदर क्या हम पुराने ऑफिसर्स जो हैं वो भी आपको लगता है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करवा पाएंगे उनसे? जी, पर्पस यही है कि जो आपके अंदर सवाल है इस प्रिपरेशन के दौरान, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इज डूइंग हार्ड वर्क लेकिन उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं या नहीं, सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है और इस वजह से बीच में मोमेंटम डाउन हो जाता है। और कई टैलेंटेड स्टूडेंट ये मोमेंटम डाउन के टाइम पे उनको सही हेल्प नहीं मिल पाई, इस वजह से टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो ना हो, इस वजह से मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं वो ग्रुप मेंटरशिप में आएंगे और बता पाएंगे आपको कि देखो मेरे साथ भी ये चैलेंजेस आए थे, मैंने इसको ऐसे कवर अप किया प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि आइडियलिस्ट अप्रोच आप लेकर चले, वो 2 दिन 3 दिन चली और उसके बाद डाउन हो गई, फिर आपने सोचा यार यानी कि आई एम नॉट गुड फॉर दैट, बट दैट्स नॉट ट्रुथ। तो वो हकीकत आपको मिल पाए, इस वजह से मेंटर्स और जो ऑलरेडी सर्विंग है वो आपको इसमें गाइड कर पाएंगे। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लाइव बैच है स्टडी IQ का, वो कि ना केवल सिर्फ आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा बल्कि उसको आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देने की भी कोशिश करेगा थ्रू मेंटरशिप। जी। और एग्जाम में फाउंडेशन और डायरेक्शन के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फाउंडेशन और डायरेक्शन का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए हमने इसी लाइव बैच के अंडर आपके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग जो है वो भी इंक्लूड कर दी है। तो शशांक, मेंस आंसर राइटिंग खासकर पॉलिटी के संदर्भ में, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं इस लाइव बैच के अंदर? जी, जैसे आंसर राइटिंग से पहले आता है आंसर बिल्डिंग, यानी कि जैसे मैंने भी कहा कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स लिखने के तरीके, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, वो सबसे बेसिक चीज़ है, आसानी से आ जाती है। फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है केवल कि आप कितना अच्छा फ्लावरी आप लिख रहे हैं, नहीं नहीं, लैंग्वेज का मतलब है कि आप ब्रेविटी रखते हैं, क्योंकि फाइनली आपको कम शब्दों में ज़्यादा डायमेंशंस को रिफ्लेक्ट करना है। दैट्स द वे टू स्कोर। लैंग्वेज कैसी है आपकी, प्रेजेंटेशन कैसी है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं। तो ऐसे में वो जो आंसर बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो जो टास्क उनको दी जाती है कि भाई आप अटेम्प्ट कीजिएगा, भेजिएगा, फीडबैक लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन दे दिया और अब आप जो है ट्राई कीजिए, नहीं, द वे टू हैंडल दैट इज बीइंग शोन थ्रू दिस प्रोग्राम। तो दोस्तों स्टडी IQ हाजिर है आपकी सेवा में फुल लाइव बैच लेकर। इस लाइव बैच का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूं कि इस लाइव बैच से आप अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त कर पाएंगे। और थैंक यू शशांक फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड गिविंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स टू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।